दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे, दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया, पहले की वैल्यू x प्लस 1, दूसरे की वैल्यू 2x माइनस 3, सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू ये इस फंक्शन की है, जैसे इस फंक्शन का नाम f है, इस फंक्शन का नाम g है, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम ही ये है f प्लस g। ठीक है बेटा? यस सर, ठीक है। इसी तरह से बाकी ऑपरेशन हो जाएंगे ये। हाँ जी सर। ठीक है बेटा जी। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। अब ग्राफ से हमारा मतलब क्या है? अब जैसे मैं एक फंक्शन दे देता हूँ जी, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, मैं कहता हूँ एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, कुछ भी ले लो, सपोज मैं लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, अब इस फंक्शन को अगर हम एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने बैठे तो आपको पता है इसमें कितने पेयर्स बन जाएंगे? हमारे इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे। यस सर। अगर हम देखें, ठीक है, इनफाइनाइट पेयर्स में से मैं कुछ एक पेयर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, तो y कितना आएगा जी? ये मेरा x है, ये मेरा y है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर क्या आ रहा है जी? 9, -4 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी? 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी वैल्यूज जाती रहेंगी। ये चीज क्लियर है जी? तो देखा जाए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की टर्म में कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। कैसे? 0,0 आ रहा है, 1,1 आ रहा है, 2,4 आ रहा है, 3,9 आ रहा है, 4,16 आ रहा है, सो ऑन आ रहा है। नेगेटिव में भी आ रहे हैं हमारे पास, -1,1 आ रहा है, -2,4 आ रहा है, -3,9 आ रहा है, -4,16 आ रहा है एंड सो ऑन। तो हमारे पास इनफाइनाइट पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हर एक ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर मैं ये मान लूं कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेगा? x, y। अब ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मेरे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। कहता अगर मैं उन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट करूं, अगर मैं उन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट करूं, तो वो क्या करेंगे? वो एक कर्व का शेप ले लेंगे। जैसे इस केस के अंदर अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, ठीक है जी, और सारे के सारे बीच की वैल्यूज भी 0 और 1 के बीच में सारे के सारे, तो मेरे पास पॉइंट्स की जो शेप आएगी वो इस तरह की आएगी। तो ये जो कर्व आ रही है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं? ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये जो कर्व है इसको हम क्या कहेंगे? ग्राफ ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के। और ग्राफ के लिए हमने किया क्या है? f ऑफ x की जगह नाम क्या दे दिया था? y। तो क्या बन गया जी? y इज इक्वल टू एक्स। जैसे याद है आपको लाइंस को ड्रॉ करना आता है ना, 10th क्लास में आपने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। मैं आपको ये बोल दूं कि एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ड्रॉ कर सकते हो लाइन को? याद है कैसे करते थे? x की वैल्यू डालते थे, कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आती थी, x और y का एक पॉइंट आता था, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे, आपके पास लाइन बन जाती थी। ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करते थे उस चीज को। यस सर। यस सर। बस वही चीज है। तो जिस भी फंक्शन में हमारे इनफाइनाइट पेयर्स आते हैं, उन फंक्शंस को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जो फाइनाइट पेयर वाला फंक्शन है उसको तो हम एरो डायग्राम से कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे इनफाइनाइट पेयर है तो क्या मैं एरो डायग्राम बना सकता हूँ वहां पे? नहीं बन सकता। तो अगर इनफाइनाइट पेयर्स होंगे तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन के अंदर उन सारे के सारे इनफाइनाइट पेयर्स को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। तो मेरे पास एक कर्व बन जाएगी, तो वो जो कर्व होगी वो उस फंक्शन का ग्राफ होगा। तो ये चीज क्लियर है जी? तो सबसे यस पहली सर। चीज यही था, ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। तो ग्राफ समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है जी? यस यस सर। अब कुछ एक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ग्राफ से रिलेटेड है, जो हम डिटेल में आगे हर एक एग्जांपल के साथ करते रहेंगे। ठीक है जी? ओके जी। अब देखो जरा क्या क्या लिखा हुआ है। द एक्स एक्सिस कंटेन्स
एक्स एक्सिस जो होती है वो सेट ऑफ इनपुट होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट होती है। कहता द डोमेन ऑफ फंक्शनल कर्व इज शैडो ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड रेंज इज शैडो ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। अब भी ये जो चीज मैंने सिर्फ अंडरलाइन करी है क्योंकि मैंने इस चीज को आपको एग्जांपल से समझाना है, तो इस चीज को मैं फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहा, पर बस आपने दिमाग में याद रखना है कि डोमेन को हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और उसका मेथड क्या है, डोमेन क्या होती है, शैडो ऑन एक्स एक्सिस, और रेंज क्या होती है, शैडो ऑन वाई एक्सिस। तो फिलहाल इतनी चीज याद रख लो अभी, और समझाना मैंने ये चीज एग्जांपल से ही है। हाँ जी, क्या बोला है मैंने, डोमेन क्या होती है, शैडो ऑन एक्स एक्सिस, एंड रेंज क्या होती है, शैडो ऑन वाई एक्सिस। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, अब हम आगे बात करते हैं जी। कहता जी अब यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है नोट के अंदर, नॉट एवरी कर्व इज ग्राफ ऑफ फंक्शन, नॉट एवरी कर्व इज ग्राफ ऑफ फंक्शन इफ सम लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मीट द कर्व मोर देन वंस, then the curve is not a graph of function, otherwise it is a graph of function। अब इसको एक नाम भी है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। सबसे पहले ये नाम याद रखना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमारा पास फंक्शन है तो फंक्शन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अगर हम सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ज्वाइन कर देंगे तो मेरे पास एक कर्व बन जाएगी, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। अब मैं ऑपोजिट बात कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज मैंने आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने कोई भी रैंडमली कर्व बना दी, मैंने रैंडमली कोई भी कर्व बना दी, और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये कर्व किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात क्या? पहले मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मैंने आपको फंक्शन दिया, हमने फंक्शंस के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको पॉइंट्स में चेंज किया और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, मेरे पास फंक्शन का ग्राफ आ गया। ठीक है, अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कर्व को ड्रॉ कर दिया और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये कर्व किसी फंक्शन की हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसका तरीका क्या है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, किसी जो भी कर्व दी हुई है आपने उस कर्व में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, उस कर्व में क्या करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो वर्टिकल लाइन, अगर वो वर्टिकल लाइन या एक भी वर्टिकल लाइन कहीं पे भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो जाए, अगर वो वर्टिकल लाइन कहीं पे भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो कर्व है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। और अगर वर्टिकल लाइन हर जगह मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, कहीं पे भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं हो रही है, तो वो मेरा क्या है, फंक्शन का ग्राफ है। तो ये समझ में आ गया चीज? यस सर। क्लियर है जी? तो अब मुझे रीजन बताओ इसका कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, कि आप कैसे कह सकते हो अगर ये 2 पॉइंट पे कट हो रही है तो इसका मतलब क्या है। एक कर्व है वो 2 पॉइंट पे अगर कट हो रही है तो इसमें गड़बड़ की बात क्या आ रही है? सर एक ही नंबर के दो मिरर इमेजेस बन रही हैं। इमेजेस है, बिल्कुल ठीक। जैसे मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 4 है, और ये पॉइंट मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 की जो 1 वाला पॉइंट है उसकी कितनी इमेजेस आ रही है, 3 इमेजेस आ रही है, 2 4 एंड 8। अगर किसी एक पॉइंट की एक से ज्यादा इमेज आए तो वो रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं होता है। ये इसके पीछे कंसेप्ट है। समझ में आ गया चीज? यस हाँ सर। जी, क्लियर थी? ओके जी, तो इसलिए आपने ये चीज करनी है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट मेरा ये, तो इतना क्लियर है जी सबको? ओके, तो अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मैंने आपको कहा था बहुत कुछ एक्सटेंडेड फंक्शंस हैं, उन सबके ग्राफ्स आप सबने याद रखने हैं। अब हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मैं स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर रहा हूँ।
कहता अगर f ऑफ x इज इक्वल टू c कर दें, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब ये है कि हम इनपुट कुछ मर्जी दे दें, हम इनपुट कुछ मर्जी दे दें, आउटपुट मेरी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इनपुट आप कुछ मर्जी दो, तो मुझे ये बताओ कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। x की जगह हम 1 डाल रहे हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2 ठीक है जी। f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 ओके जी। f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी है, 2 2। f ऑफ √5 की वैल्यू क्या है, 2 आप जो मर्जी इनपुट दे दो, आउटपुट मेरी हमेशा फिक्स रहती है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया बेटा जी, यस सर सबको क्लियर है जी। यस सर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस कांस्टेंट फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इस कांस्टेंट फंक्शन का हमने क्या करना है जी, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या था जी, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हम क्या लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू c है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था f ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले लिया था। ठीक है जी, तो इसी के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। f ऑफ 1 भी 2 है, f ऑफ 2 भी 2 है मेरा, f ऑफ 3 भी मेरा 2 है, f ऑफ 0 भी मेरा 2 है, f ऑफ -5 भी मेरा 2 है। आप जो मर्जी इनपुट दे लो, आउटपुट मेरी क्या रहेगी जी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर हमें ग्राफ निकालना है, फॉर ग्राफ, अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी f ऑफ x उसकी जगह y पुट करते हैं, तो मेरा क्या बन गया जी, y इज इक्वल टू 2 बन। अब y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ का मतलब ये है कि आप x की जो मर्जी वैल्यू देते रहो, आप x की जो मर्जी वैल्यू दे दो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी जी, 2 आएगी। तो अगर x 0 है तब भी y 2 है, x 1 है तब भी y 2 है, x 3 है तब भी y 2 है, x -5 है तब भी y मेरा क्या है जी, 2 है। तो हर केस के अंदर मेरे पास यही पॉइंट आ रहे हैं। तो हर एक पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो मेरी हमेशा क्या बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये मेरी कौन सी कर्व है, y इज इक्वल टू 2। तो ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी, ग्राफ क्लियर है जी, यस सर हाँ जी क्लियर है जी, कोई डाउट इसमें, नो सर। नहीं जी, क्लियर है सबको, ओके जी। अब याद है मैंने कुछ बताया था आपको डोमेन और रेंज के बारे में, क्या बताया था मैंने, डोमेन के बारे में क्या बताया, रेंज के बारे में क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ग्राफ से कैसे देखनी है। डोमेन क्या होती है, शैडो ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और रेंज क्या होती है, शैडो ऑन शैडो वाई ऑन एक्सिस। शैडो ऑन वाई एक्सिस। ये चीज क्लियर है जी, यही होती है जी, ओके। अब यूज करो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन। शैडो ऑन एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है देखो, इस लाइन की शैडो लो। जब आप शैडो लोगे तो मेरी एक्स एक्सिस पूरी की पूरी कवर हो रही है, देख रहे हो बेटा, इस लाइन की जब आप शैडो लोगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पूरी की पूरी कवर हो रही है। अगर एक्स एक्सिस पूरी की पूरी कवर हो रही है, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा जी, आर। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज को किससे लिखना है जी, आर से लिखना है। ओके, एक चीज रहेगी बेटा, इंटरवल लिखना नहीं बताया ना मैंने आप लोगों को। चलो अगला फंक्शन करने से पहले वो करते हैं। डोमेन क्लियर है बेटा जी, यस रेंज सर। बताओ मेरे को, रेंज क्या है। रेंज में क्या करना है, वाई पे शेडो लेना है। देखो शेडो लेने का मतलब क्या है कि सपोज आप यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, आप टॉर्च से लाइट डाल रहे हो। अब टॉर्च से जब आप लाइट डालोगे,
तो इस लाइन की शेडो बताओ क्या बनेगी वाई के ऊपर, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला। समझ रहे हो ये चीज? यस सर। ठीक है, चाहे आप इधर से भी डालो लाइट तब भी आपके पास क्या आएगा, ये पॉइंट, इधर से डाला तब भी पॉइंट, यानी इस पूरे की भी शेडो ये पॉइंट है, इस पूरे की भी शेडो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अलावा हमारा कुछ भी और नहीं आ रहा। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है, रेंज ऑफ फंक्शन में मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है और वो पॉइंट मेरा क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी बेटा जी, क्लियर है? यस सर क्लियर है। Yes, sir. जी तो क्लियर है, तो अब आगे देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज का आइडिया तो है बेटा थोड़ा बहुत। जैसे एक चीज देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत ज्यादा यूज होनी है। ए लेस देन एक्स लेस देन बी लिखा हुआ है, एक चीज लिखी हुई है ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन एक्स लेस देन बी लिखा हुआ है, और एक मैं लिख लेता हूँ, सॉरी ये चेंज कर देता हूँ, ए एक्स लेस देन बी लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। अब मुझे एक चीज बता दो आप सभी स्टूडेंट, ठीक है जी, वैसे तो मैंने पहले भी आपकी क्लास में पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, इस सिंबल में और इस सिंबल में डिफरेंस क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको दोनों में डिफरेंस ना पता हो? क्लियर है ना? इसका मतलब है लेस देन, और इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। मतलब दोनों में से अगर एक चीज भी ट्रू, अगर लेस देन ट्रू है तब भी ट्रू है, इक्वालिटी ट्रू है तब भी ट्रू है। ठीक है जी? Okay. अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। ठीक है, ओके, कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज को बार बार लिखता हूँ। अब देखो बेटा, ध्यान से समझो। अब इन चीजों को नंबर लाइन पे अगर इंटरवल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका तरीका क्या है? वैसे तो इस चीज को इंटरवल को रिप्रेजेंट करना हमारा अगला चैप्टर ही है। अगला चैप्टर हमारा लीनियर इनइक्वेशन जो हमने शुरू करना, उसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर हमने इसी पूरी चीज को डिटेल में करना। ठीक है, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस की डोमेन और रेंज के अंदर इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं एक हल्का सा एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ इस चीज का। ठीक है, अदरवाइज इस पूरी चीज को डिटेल में हमने अगले चैप्टर में करना ही करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज को। कहता ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल नहीं है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो हम ए पे होल बना देते हैं। क्या बनाते हैं? होल। होल का मतलब है ये पॉइंट्स मेरे इंक्लूडेड नहीं है, मेरे को ए से बी तक का पोर्शन चाहिए, तो हम बीच का पोर्शन को ऐसे शेड कर। अगले में क्या है, ए भी इंक्लूडेड है और बी भी, तो हम क्या करेंगे, ये जो होल है इसको फिल कर देंगे, सॉलिड बना देंगे इसको। ठीक है, तो इस सॉलिड का मतलब क्या है, अब हमारे एंड पॉइंट्स क्या हो गए जी, इंक्लूडेड हो गए। इसमें ए भी इंक्लूडेड है, इसमें बी भी इंक्लूडेड है। अगले वाले में देखो ए इंक्लूडेड है, ये सॉलिड कर दिया, बी इंक्लूडेड नहीं है, होल बना दिया, बीच में ये लाइन आ गई, ये सारे को हमने शेड कर दिया। इस वाले में क्या है, ए पे क्या आ जाएगा जी, होल आ जाएगा, यहाँ पूरा सॉलिड आ जाएगा, फिल आ जाएगा। तो ये चीज है मेरे। तो पहली चीज तो ये रिप्रेजेंटेशन देखो, क्या ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है जी? सर एक बार रिपीट करना। दोबारा से देखो बेटा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, देखो इसमें इक्वालिटी नहीं है, यानी x मेरा कभी भी b के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, x a के इक्वल नहीं होगा, इसमें x a के भी इक्वल हो सकता है, x b के इक्वल हो सकता है। ठीक है, मतलब x मेरा a और b के बीच में लाई कर रहा है। जैसे मैं ये बोल दूं
कि x मेरा 1 और 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूं x 2 है तब भी ये चीज ट्रू है, मैं बोलूं x 9 है तब भी ये चीज ट्रू है, लेकिन अगर मैं बोल दूं x 1 है तो क्या ये चीज ट्रू होगी? नहीं, क्योंकि x 1.1 हो सकता है, 1.0001 भी हो सकता है, पर x मेरा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, इक्वालिटी नहीं लगी हुई। इसमें क्या है, इक्वल हो भी सकता है। समझ में आ गया ये डिफरेंस? तो अब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं जी, होल बना देते हैं, ठीक है जी। और अगर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड का मतलब अगर इक्वालिटी इंक्लूड है, तो हम इस होल को फिल कर देते हैं। ये चीज बताई है मैंने। तो इन Okay, sir. चारों का ये चीज क्लियर होगी बेटा जी? Yes, sir. ओके। अब इस चीज को हमने एक्सेल में है एक ही चीज, पर इस एक चीज को हम 3 अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को देखो आप, ये जो चीज है इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, देखो मैं ब्रैकेट्स क्या यूज कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल ए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ए क्लोज में, बी ओपन में, और यहाँ पे ए ओपन में और बी मेरा क्लोज। अब समझो इस चीज को, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये हम यूज जो कर रहे हैं, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ओपन इंटरवल। और जो ये वाला है, इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल आपने तब यूज करना है जब एंड पॉइंट मेरा इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज इंटरवल आपने तब यूज करना है जब एंड पॉइंट मेरा इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले में आप देखो, ए भी इंक्लूडेड नहीं है, बी भी इंक्लूडेड नहीं है, पर ए और बी के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, सिंबल क्या है ये, बिलोंग्स टू ए टू बी, यानी ए के बी में कुछ भी हो सकता है, पर ना तो मेरा ए होगा ना ही मेरा बी होगा। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, इस ब्रैकेट से। तो जब भी हम ये ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या चीज है जी, ए। अब यहाँ पे देखो इस चीज, अगर ये चीज लगी हुई है दोनों साइड, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में भी हो सकता है, इसके साथ साथ ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है जी। तो एंड पॉइंट ए और बी भी इंक्लूडेड हो रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, ए पे देखो ये लग गया, बी पे ये चीज है, यानी ए मेरा क्लोज्ड है, बी मेरा ओपन है, तो ए इंक्लूड हो सकता है, बी इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वाले में देखो, ए ओपन है यानी ए इंक्लूडेड नहीं है, बी क्लोज्ड है तो बी मेरा इंक्लूडेड है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में आ गया जी? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ये बेटा? Yes, sir. गौरव आपकी फर्स्ट क्लास है, ये मैंने पहले नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ बेटा, ये चीज क्लियर है, ये चीज? Yes, sir. अब एक गलती, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक दिखाता हूँ आपको, बता, मैंने देखा है स्टूडेंट्स कहीं ना, उनको पता नहीं क्या आदत क्या होती है, यहाँ मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, पर वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो मन में ब्रैकेट आता है वो लगाते रहते हैं। मैथ में बेटा ऐसा नहीं चलना, हर सिंबल का अपना एक रूल है, अपना एक मतलब। अब जैसे ए बी के अंदर देखो जरा, एक मैं लिख रहा हूँ जी करली ब्रैकेट के अंदर, मैंने लिख लिया करली ब्रैकेट के अंदर ए बी, एक मैंने ए बी अकेला ये लिख लिया, और एक मैंने ये भी लिख लिया। अब देखो लिखा वो ए बी है, लिखने को आगे मैं ये भी कर सकता था, ये दो चीजें वो भी डाल देता, पर मैं वो नहीं डाल रहा, मैं सारे अलग अलग रख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि लिख भी दूं, मतलब आपको याद भी रह जाए। अदरवाइज इसके अंदर हम इन दो को भी कंसिडर और कर सकते थे, 5 चीजें बना सकते थे। अब तीनों में बहुत फर्क है, ठीक है।
तो कौन बता रहा है मुझे तीनों का फर्क? सर जो करली ब्रैकेट है वो सेट के लिए यूज होता है, जो कंप्लीट सेट है उसके लिए यूज होता है, नहीं और देखो जो बेटा है तो, अब देखो ये भी एक तरह से एक इंटरवल है, ये भी वैल्यूज ही है एक्स की, ये भी वैल्यूज ही है, तो मुझे डिफरेंस बताओ क्या है। अब जैसे ये चीज है, इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, बट, ठीक है पूरा लिख लेते हैं, x can take any value between x can take any value between a and b, ठीक है जी। बट जो x है ना a के इक्वल होगा और x ना ही b के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम यहां देखें, इसमें क्या होगा जी, इसमें x can take any value between a and b, ठीक है जी। also x X equals can to be A and a और x can be b, ठीक है। a और b की बीच की वैल्यू भी आ सकती है और a और b भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसमें सिर्फ x a या b की वैल्यू ले सकता है। बिल्कुल ठीक है, x या अकेला a होगा या फिर अकेला b होगा, ठीक है जी। इसमें बीच की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है जी। तो अगर इनको रिप्रेजेंट करना हो, तीनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या हो। अगर मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर सिर्फ a और b को बस मार्क a करेंगे। और b के ऊपर ये आगे दो, ये a ये b, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे करना हो, a और b को छोड़कर उसके बीच में जो भी ये वैल्यूज a है ये b है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, a पे भी होल बना देना है, b पे भी होल बना देना है, जो बीच का पोर्शन है उसको हमने डार्क कर देना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें ये a है ये b है, हाँ जी a भी मेरा इंक्लूडेड है, b भी मेरा इंक्लूडेड है और बीच का पोर्शन भी इंक्लूडेड है। समझ में आ गई बात ये चीज? तो तीनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बेटा जी, ये चीज और ये चीज, तीनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सबको। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके जी। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ जी, मैं आपको ये बोलूं x लेस देन a है, इसको कैसे लिखोगे? minus infinity to A. बिल्कुल ठीक। नंबर लाइन पे देखो कैसे बनेगा, ये नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में मेरा a था, a पे इंक्लूडेड नहीं है ये जी, यहाँ पे होल, इससे छोटा इधर जाएगा, तो मेरे को ये सारा चीज चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू, देखो इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से a इंक्लूडेड नहीं था तो a पे क्या आएगा जी, ओपन। मैं ये बोल दूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, अब क्या आ जाएगा बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू a क्लोज्ड ब्रैकेट। बेटा अब ये a है, देखो a और इंक्लूडेड है, a सेट को A डाल कर to लिया। infinity. अब a से x a से बड़ा है, a से बड़ा है तो राइट साइड होगा, a to positive infinity। तो a इंक्लूडेड है, a पे क्या आएगा जी, क्लोज्ड, और यहाँ पे समझ में आ गई सर बात ये जी? इन्फिनिटी के साथ हमेशा वही वाला ब्रैकेट आएगा। हाँ इन्फिनिटी हमेशा बेटा ओपन ही रहेगी, इन्फिनिटी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बेटा, ओके सर। ठीक है जी। ये चीज क्लियर है बेटा जी? तो Yes, sir. इसको कैसे देखें? ओके जी।
एक चीज मैंने और भी देखी है बेटा, बच्चों को करते हुए देखो, जस्ट बता रहा हूँ, ये मैंने देखा कई जगह। आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, पर करते देखा। एक्स मेरा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा इंटरवल क्या बनता है, 2 to 3 ये बनता है ना। स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 to 3 लिखने की बजाय 3 to 2 लिख देते हैं, ये चीज गलत है। खास तौर पे इस वाले में ऐसा करते हैं कि इस वाले का आंसर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे और माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, वो चीज बिल्कुल गलत है। मैं बता देता हूँ, इस वाले में कई स्टूडेंट ये लिख देते हैं ए कॉमा माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल गलत है। इंटरवल ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही लिखना है, समझ में आगे, पहले छोटा नंबर फिर आगे जाके बड़ा नंबर। क्लियर है बेटा जी? यस सर। यस सर। 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ होगी तो आगे दिक्कत आ जाएगी बेटा। हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, चले आगे बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट आओ इधर। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। याद है हमने एक आइडेंटिटी रिलेशन किया था, यस सर। उसमें क्या आ रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे, यानी कि जो मेरी इनपुट है वो ही मेरी आउटपुट है। एफ ऑफ 1 कितना होगा जी 1, एफ ऑफ 2 कितना होगा जी 2, एफ ऑफ 10 कितना होगा जी 10, एफ ऑफ रूट 10 कितना होगा जी रूट 10। क्लियर है जी? आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अगर आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या ले लेंगे जी वाई, ठीक है जी। क्या बन गया जी, ओ वाई इज इक्वल टू एक्स। ग्राफ बनाना है, एक्स की जगह 0 डाल दो, y 0, x की जगह 1 डाल दो, y 1, ये 0,0, ये 1,1, 2 पॉइंट आ गए। इस तरह और देखो 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 आ जाएगा, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 आ जाएगा, -1 के कोरस्पॉन्डिंग -1, -2 के कोरस्पॉन्डिंग -2। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। यस सर। तो जो इस फंक्शन का ग्राफ होता है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन passing through origin and at an angle of 45 degree with the positive x-axis। क्लियर है जी? तो जो y is equal to x फंक्शन है इसका ग्राफ क्लियर है बेटा जी? यस सर। यस सर। ओके जी। अब इसका अगर ग्राफ क्लियर है तो अब हम बात करेंगे इसकी डोमेन की और इसकी रेंज। डोमेन मैंने आपको क्या बताई है, शेडो ऑन एक्स एक्सिस। तो कर्व एक्स एक्सिस के चाहे ऊपर है चाहे एक्स एक्सिस के नीचे है, हमने उसकी शेडो हमेशा एक्स की तरफ लेनी है। अब जैसे ये है, यहाँ पे हमने ऊपर वाले पार्ट के लिए यहाँ पे टॉर्च रखेंगे और इससे लाइट देंगे तो इसकी शेडो देखेंगे कहाँ पड़ेगी, इसकी शेडो यहाँ पड़ेगी। यानी इस पोर्शन की शेडो से जो मेरा पोर्शन कवर होगा वो कितना कवर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये चीज क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके जी। अब ये देखो, ये मेरी कर्व है जो नीचे है, अब यहाँ से हम इस पे लाइट डालेंगे तो देखो शेडो कहाँ पड़ रही है, अब शेडो कहाँ पड़ रही है जी मेरी, इधर से। यानी कि इसकी शेडो से मेरी क्या कवर होगी जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मेरी शेडो से पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कवर हो रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी, मतलब मेरी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस शेडो से कवर हो रही है
अगर पूरी की पूरी एक्सिस शेडो से कवर हो रही है तो डोमेन मेरी क्या होगी जी, आर। क्लियर है जी? Yes, sir. अब रेंज के लिए इस पार्ट की शेडो वाई पे ले दी है, तो अब यहां से हम इस पे लाइट देंगे। जब यहां से लाइट दोगे तो देखो जरा, इस पार्ट की जो शेडो से मेरी कौन सी वाई एक्सिस कवर हो जाएगी, इतनी वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जब हम यहां से लाइट देंगे इसके ऊपर, ठीक है जी, तो मेरे इसकी शेडो से ये चीज आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या कवर हो जाएगा, ये चीज। ऊपर से पॉजिटिव वाई कवर होगी, नीचे से नेगेटिव वाई, मेरी पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर होगी, तो रेंज मेरी क्या आ गई जी, आर। तो डोमेन एंड रेंज दोनों क्लियर है जी? यस सर। Yes. ओके जी। नेक्स्ट हमारा आता है पोलिनोमियल फंक्शन। हाँ जी, पोलिनोमियल फंक्शन आप सबने किया भी हुआ है, आई थिंक 9th क्लास में किया था, किसमें किया था, कि 10th में करते हो? पता नहीं सर। याद नहीं, किया तो हुआ ना? नहीं सर। पोलिनोमियल फंक्शन किया हुआ बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना किया Yes, हो। sir. P equals to b square minus 4ac. हम्म, हाँ जी सर, किया है। Plus minus 2b square minus 4ac upon 2a. हाँ जी, किया हुआ है सबने। हाँ जी सर। ओके जी, अब देखो जरा, पोलिनोमियल फंक्शन हमारा होता है a नॉट प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स के दिस। अब इसमें याद रखो, ये जितने भी ये जो n है, n मेरा क्या होता है, इसमें एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ओके, कहता है इस तरह के जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। कहता है n इज इक्वल टू 1 वाले फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल से मतलब क्या है हमारे पास, अगले पेज पे लिख लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू an x रेज़ पर n। n मेरा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। या हम कहीं इस n को होल नंबर भी बोल लेते हैं, कि कांस्टेंट फंक्शन को भी कहीं पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही ले आते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इस चीज की बात करी है, ठीक है। पर इसमें जो मेन चीज याद रखते हैं हम, ये चीज an जो मेरा है नॉन जीरो है, तो हम उसको ये बोल देते हैं कि अगर ये नॉन जीरो है तो ये n इसकी क्या होगी जी, डिग्री, ठीक है जी। an is not equals to 0, then degree of polynomial function is n। degree of polynomial function is n होगी, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि देखा जाए f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, डिग्री 1 का मतलब है मैक्सिमम जो x की पावर आ रही है वो 1 तक जा रही है, ठीक है। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या आता है जी, पूरा लिख देते हैं, वो उधर नोट्स में लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक में मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या आएगी जी, 2। तो ये क्या बन जाएगा, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x के क्यूबिक। n की वैल्यू क्या आ जाती है जी, 3। क्या होगा जी, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x बाय क्वाड्रेटिक। n की वैल्यू 4, तो किस तरह का फंक्शन बन जाता है, कुछ इस तरह का, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x। बाकी ये नहीं कि आपने इनको ऐसे ही लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो,
ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। या उल्टा भी चल सकते हो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। देखो कॉन्स्टेंट्स के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेन जो चीज है वो ये है कि अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल तो x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो x की मैक्सिमम डिग्री 3 है, एंड डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो x की मैक्सिमम डिग्री 4 है। ये चीज क्लियर है जी। बाकी ये नहीं कि Yes, 4 ma'am. तक है, वो आगे किसी भी तरह का कितने भी हो सकता है, ठीक है। पर हमें इससे ज्यादा इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो नॉर्मली हमें 4 तक के नाम याद सकते हैं। तो याद रखो कहीं पे भी लीनियर लिखा आता है, लीनियर का मतलब हमेशा क्या होता है, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 3। एंड बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 4। तो इतनी चीज क्लियर है जी। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ तक हम ये कर चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, इतना हो गया जी। ओके जी। अब एक रिजल्ट दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है जी। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक। कॉन्टिन्यूस का मतलब है विदाउट एनी ब्रेक। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एक लाइन ऐसे बनाई फिर मैंने ये बना ली, तो मैं इसको कॉन्टिन्यूस नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, यहाँ पे मैंने हाथ उठाया है। मैं ग्राफ बना रहा था, ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों, ये देखो यहाँ मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है ना जगह चेंज करने के लिए, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब बिना हाथ को उठाए मैं बस फ्लो में चलता रहूं, वो मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये मेरा क्या, कॉन्टिन्यूस, कहीं पे कोई भी ब्रेक नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ब्रेक। जहाँ ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ, ठीक है। तो जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा जी, कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। और दूसरी चीज, जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं उनकी जो डोमेन होती है वो हमेशा क्या होती है जी, आर। ये भी आपने याद रखना है, पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा आर होती है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन आर है तो इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल फंक्शंस आर डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है। इफ डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर, मतलब क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फाइंड कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है जी। Yes, sir. हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा जी। हाँ जी, क्लियर है बेटा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया जी। ओके जी। तो अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की। पहले मुझे ये बताओ, मैं दो चीजें कही अपन जो याद रखनी है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। कौन सी दो चीजें बोली हैं जी? पहली चीज, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। पहला पॉइंट ये अंडरलाइन कर लो और हमेशा ये दिमाग में रखनी है बात कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है जी। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस की। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, नोट के अंदर दो पॉइंट है जी। पहला पॉइंट क्या है जी, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यानी क्या है, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगी जी, आ, ठीक है। तो अब ऐसा है,
हम साथ के साथ ग्राफ बनाना भी सीखते हैं। देखो मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। अगर आप मार्केट में जाओगे ना बेटा, आपको पूरी एक सिंगल बुक मिल जाएगी ग्राफ्स के ऊपर मोटी सी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही होंगे। तो ग्राफ की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। आपका कोई चैप्टर अलग से ग्राफ के ऊपर नहीं है, इस फंक्शन चैप्टर के अंदर ही थोड़े बहुत ग्राफ दिए गए हैं, और हम ग्राफ्स को यहाँ डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर आपको ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग आ गई ना बेटा, तो आगे जाके मैथमेटिक्स में बहुत सी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। खासतौर पे प्लस टू में जब आप कैलकुलस करोगे तो आपको बड़ी ज्यादा आसानी होगी, ठीक है जी। तो ग्राफ्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ग्राफ्स सारे फंक्शंस के आपने याद रखने हैं और आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। जितने भी बेसिक फंक्शन सबके ग्राफ याद रखने। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये कैसा होता है? ax इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर polynomial is always a straight line। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है जी। इसमें कुछ भी और नहीं आने वाला। लीनियर पॉलिनोमियल अगर फंक्शन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक चीज याद रखो, अगर कोई भी लाइन को ड्रॉ करना है तो लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट आपके पास है, आप लाइन को बना सकते हो, कुछ नहीं करना, आपने बस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देना, आपकी क्या बन जाएगी जी? लाइन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपकी क्या बन जाएगी जी? लाइन बन जाएगी। तो बस वो चीज। तो अब इसी हिसाब से आप चलना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। चलो ये देते हैं जो पहले बात, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मेरे को 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। एक x वाला और एक y वाला। ज्यादा बढ़िया होता है एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के पॉइंट्स निकाला करो। x की जगह 0 डालो, हाँ जी, x की जगह 0 डालो। बताओ x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 3. y की जगह 0 डालो, x बताओ कितना आएगा जी? -3/2। -3/2. -3, ठीक है। 2 पॉइंट आगे कोशिश करो ये 2 पॉइंट लेने की, और उसके बाद लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है जी। तो अब देखो जरा कैसे बनेगी। ये x एक्सिस आ गई, ये हमारे पास y एक्सिस। पहला पॉइंट है 0,3, x 0 पे y कितना है जी? 3 है। थोड़ा सा नीचे देखो। क्या है जी? जब x 0 है, y कितना है जी? 3 है। मैं मान लेता हूँ y 3 वाला पॉइंट कौन सा है जी? 1 2 3, ये पॉइंट है जी, ठीक है। x -3/2 है तो y 2 है। -3/2 का 1 2 के बीच में पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट है। 2 पॉइंट आ रहे हैं जी, क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। मेरे पास ये क्या बन गई जी? लाइन बन गई। कौन सी लाइन है ये? y इज इक्वल टू 2x प्लस, ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट है मेरे पास 0,3, और ये पॉइंट कौन सा है? -3/2, 0। तो लाइन का ग्राफ बनाना आ गया बेटा जी? यस सर। Yes, sir. ओके जी। अब अगर ये लाइन का ग्राफ है तो अब एक चीज बताओ जरा, इसको क्या कर सकते हैं? ये लाइन का ग्राफ बन चुका है हमारा। अब मुझे ये बताओ, इस ग्राफ को देखो तो मुझे ये बताओ डोमेन कितनी है और रेंज कितनी है? R, और रेंज? रेंज भी R। बिल्कुल ठीक जी। डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सोचने की जरूरत नहीं, डोमेन तो आप सीधा आर लिख के सकते हो, ठीक है।
अगर आप सीधा आर नहीं भी लिखते तो मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन क्या होते हैं, शेडो ऑन एक्स। अब देखो जो ये पोर्शन है इसकी एक्स पे शेडो लो। अब ये मत देखना कि ये सर ये तो यहीं रुक गया, आगे नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये लाइन क्या जा रही है, अब तो इन्फिनिटी तक कैसी जा रही है, तो शेडो आगे आती रहेगी आती रहेगी। ठीक है जी। तो मतलब ये कि इस पॉइंट से इधर तक की सारी एक्स एक्सिस कवर हो। अब जो नीचे वाला पोर्शन है, जब इसकी शेडो लेते रहोगे ऐसे, इधर वाली एक्स एक्सिस भी कवर होगी, तो इधर की भी कवर होगी, इधर की भी कवर होगी, पूरी एक्स एक्सिस कवर होगी। तो डोमेन मेरी क्या आ गई थी, आर। ये क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी। सर एक बार रिपीट कर दो। दोबारा देखो बेटा, डोमेन में हम क्या लेते हैं, देखो पहली चीज तो हमें सोचना ही नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सीधा हमने डोमेन क्या लिख देनी है जी, आर। ठीक है। और दूसरा मैंने जो मेथड बताया था कि हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं डोमेन, वो क्या है, हमने शेडो देखनी है, इसकी एक्स एक्सिस पे शेडो, जब हम यहाँ से लाइट डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो शेडो देखो क्या बनेगी, ये चीज। पर ये लाइन तो आगे इन्फिनिटी तक जा रही है ना, ऐसे ऊपर तक, ये सबकी भी शेडो आएगी। तो मेरी ऊपर वाले की शेडो से इतनी एक्स एक्सिस कवर होगी। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसकी शेडो देखो, इसकी शेडो से ये वाला पोर्शन कवर हो गया, तो मेरी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर होगी। अगर पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है तो डोमेन क्या है जी, क्लियर है बेटा? हाँ Yes, जी sir. क्लियर है जी। यस सर। अब दूसरी तरफ देखो जरा बेटा, अगर हम यहाँ से देखें जरा, वाई के ऊपर शेडो, जो इधर वाला पोर्शन है, जब इससे शेडो लोगे तो मेरी इस पॉइंट की आगे की वाई एक्सिस कवर हो जाएगी। और जब यहाँ से आप शेडो लोगे तो मेरी इस पॉइंट से मेरे यहाँ आगे वाले कवर हो जाएगी। तो मेरी वाई एक्सिस भी पूरी की पूरी कवर हो रही है। अगर पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर हो रही है तो रेंज भी मेरी क्या चीज है, क्लियर है जी? हाँ यस जी सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी। करके दिखाओ मेरे को, एक लाइन दे रहा हूँ, फटाफट ड्रॉ करके दिखाओ। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। फटाफट लाइन को ड्रॉ कर दो जरा, ज्यादा पॉइंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन की डिग्री 1 है, तो मुझे पता है इसका जो ग्राफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। तो रैंडमली चाहे x की कोई 2 वैल्यूज डाल के y की वैल्यू निकाल लो, या एक x की वैल्यू डाल दो, एक y की वैल्यू डाल दो, कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी पॉइंट निकाल लो। तो 2 पॉइंट निकालने, ज्यादा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। डन सर। हाँ जी हो गया जी। यस सर। यस सर। Yes, sir. हैंड रेस कर दो बेटा जिन्होंने कर लिया, फटाफट।
ओके, मेरे को फिर बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं ना? ओके, डोमेन और रेंज भी बता दो मुझे बेटा, क्या आ रही है? R R sir. और रेंज भी क्या है जी? आर। R. R अब बेटा कुछ एक स्टैंडर्ड से ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको हमेशा आपने याद। ये आइडेंटिटी फंक्शन में हम कर चुके हैं, पहले ही बताया हुआ मैंने। ये जो ग्राफ है ये किसका है जी? y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। ये क्या है जी? y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो बना रहा हूँ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, आपने याद रखना है, ठीक है जी। y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। बेटा आप में से जिन स्टूडेंट ने नॉन मेडिकल लिया वो हैंड रेज कर दो जरा। अनुष्का, गुरविंदर, करणप्रीत, लवन्या, मेली, आप लोगों का ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स है? कोई और स्टूडेंट तो नहीं है ना नॉन मेडिकल वाला? ओके जी। बेटा जितने भी ये नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं खास तौर पे बोल रहा हूँ बेटा, ये ग्राफ्स आप सबने याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी इस संडे में शायद ही लूं एक्स्ट्रा क्लास, नेक्स्ट वीक से मैं शुरू करने लगा हूँ बेटा, एक संडे की एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू करनी है मैंने, ठीक है। मैं एक संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और उस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ ग्राफ से डिस्कस करने हैं और वो क्लास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ही होगी, ठीक है। जो कॉमर्स या ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो लगाना चाहें लगा लें, उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि इस संडे में इसलिए नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वीक के अंदर आप और ग्राफ्स कर लोगे तो और अच्छी तरह से वो टॉपिक समझ आएगा। तो इन ग्राफ्स को हमने और ही बहुत ज्यादा डिटेल में करना है, ठीक है। तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक उनको करना ही पड़ेगा। तो खास तौर पे जो ग्राफ्स है ये जितनी डिटेल में आप करोगे आपके लिए उतना ही मैथ्स का अच्छा बेस बैठेगा। तो नेक्स्ट संडे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा बेटा, कमिंग संडे नहीं लेना मैंने,
एक तो परसों ये आपका जो संडे वो नहीं ले रहा मैं, उसके बाद जो संडे आएगा उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है सिर्फ ग्राफ के ऊपर, सिर्फ नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बेटा जी? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बेटा। जो न्यू कमर्स हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास कब होती है? बेटा उनकी भी लूंगा मैं। अभी मैं बस बेटा अभी वेट कर रहा था, एक दो स्टूडेंट्स टॉपिक के हिसाब से देख रहा था। जैसे भी ये फंक्शन लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा इस चैप्टर का। फंक्शन के बाद अब हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, लीनियर इनइक्वालिटीज। उसका पिछले किसी चैप्टर से कोई रोल नहीं है, 1% भी रोल है ही नहीं अब। ठीक है। और दूसरा ये जो मैं फंक्शन जिस तरह से करा रहा हूँ, ये ग्राफ वगैरह करा रहा हूँ, इसका मैंने पीछे से सारा रोल कट कर दिया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने आज की क्लास में भी ज्वाइन किया ना बेटा, तो उसको पिछले किसी कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जिन भी स्टूडेंट्स का पिछला सारा मिस हुआ है वो सारा कवर होगा। बस एक बार मैं फाइनलाइज करूँ कितने और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करना है, तो मैं इकट्ठा ही उनको करा दूंगा बेटा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है बेटा, ये जो जून का मंथ है ना, इसमें भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो जिनका जो पिछला मिस हुआ है ना, वो मैं जुलाई ऑनवर्ड्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सारा कवर करवाऊंगा बेटा। ठीक है। तो अभी इस जून के मंथ के लिए एक ब्रेक दे देते हैं हम। जुलाई ऑनवर्ड्स मैं सारा आपको शेड्यूल बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस का। तो जिन्होंने पिछला, जिनका सेट रिलेशन फंक्शन मिस हुआ है, या अगर कोई स्टूडेंट दोबारा भी करना चाहता है तब भी कोई चक्कर नहीं। तो जून में मैं सेट रिलेशन फंक्शन का दोबारा से एक एक्स्ट्रा क्लासेस का शेड्यूल चलाऊंगा, उसमें आप कवर कर लेना। ठीक है। तो इतना मैं बताता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली अब कोई भी क्लास नहीं लगाई तो उसको दिक्कत आने वाली नहीं है। आज की क्लास से पिछले किसी भी लेक्चर का मैं लिंक जरूर यूज नहीं करने वाला। अब सारा इंडिपेंडेंट ही चलना है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट को कुछ ना समझ आए तभी पूछना। अब पिछली क्लास से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। मैं टॉपिक को इस तरह से ले आया हूं कि अब पीछे से लिंक हमने खत्म कर दिया। चलो फटाफट एक काम करो, इन सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज बताते रहो। हाँ जी, डोमेन और फंक्शन क्या है R. बेटा? डोमेन तो मैं कहीं लिखूंगा ही नहीं। सारे फंक्शंस की डोमेन क्या रहेगी जी? आर ही। R. रेंज बताओ इसकी क्या है? R. और यहाँ पे भी देखो, डोमेन तो आ रही है, रेंज बताओ क्या है? और पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन तो मेरी आ रही है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन तो मेरी आ रही है। रेंज बताओ क्या है? R positive. आर पॉजिटिव। ओके जी, बिल्कुल ठीक। और अगर आर पॉजिटिव की जगह कुछ और लिखना हो तो हम और क्या लिख सकते हैं? R non-negative. अब देखो कैसे लिखना है बेटा। रेंज के लिए हमने क्या लिखना है? शेडो ऑन वाई एक्सिस। अब इस पोर्शन का देखो, ये जो पोर्शन है इसकी शेडो लेते हैं। लो जरा इसकी शेडो। जब आप ये शेडो लोगे तो मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर होगी। और जब आप इधर से शेडो लोगे, इससे भी मेरी क्या आ रही है जी? पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी मेरी सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस ही कवर हो रही है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब वाई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब जो रेंज है वो मेरी 0 टू इन्फिनिटी। और 0 टू इन्फिनिटी वाले इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? आर प्लस लिख सकते हैं। आर प्लस का मतलब क्या होता है? आर प्लस का, आर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखो, नो पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में क्या डिफरेंस है पता है ना? Yes, sir. पॉजिटिव वाले में 0 इंक्लूड नहीं होती है, नॉन नेगेटिव के अंदर 0 मेरी इंक्लूडेड होती है। ठीक है जी? ओके जी। तो अब यहाँ पे बताओ जरा इसमें क्या हो रहा है? इसमें शेडो देखो क्या आ रही है जी? 0 और माइनस इन्फिनिटी। अगर हम शेडो लोगे, देखो ये देखो नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर की शेडो से भी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस कवर हो रही है। हमने इंटरवल हमेशा क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नीचे क्या है? माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है जी? 0 है। तो मेरी रेंज क्या होगी जी? माइनस इन्फिनिटी से 0। क्लियर है जी? Yes, sir. ओके जी। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डोमेन तो मैं बता चुका हूँ r है। रेंज बताओ क्या है बेटा?
R R R R, बिल्कुल ठीक जी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, डोमेन क्या चीज है जी? R, रेंज क्या है जी? R R R। तो ये चीज क्लियर है जी। और दूसरी Yes. चीज, सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शन है। मैंने आपको कहा था ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। देखो ये ग्राफ बना रहा हूं, मेरे को हाथ उठाने की जरूरत नहीं, पूरे ग्राफ में कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं है। क्या ग्राफ में कोई ब्रेक आ रहा है? कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है। ये क्लियर है जी? Yes. yes sir yes sir तो पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर मैं आपको ये 6 स्टैंडर्ड ग्राफ दिए हैं, ठीक है जी। वैसे तो ग्राफ और भी बहुत ज्यादा कुछ है, पर ये 6 स्टैंडर्ड ग्राफ आप सबने याद रखने ही रखने हैं। इनको आपने नहीं भूलना है। क्लियर है जी? ओके जी। कहाँ तक कर लिया था हमने? हाँ, ये चीज तो ये हम कर चुके हैं। ओके जी। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल्स। रैशनल फंक्शन क्या होगा जी? डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस, g of x और h of x। g of x और h दोनों मेरे पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है जी। एंड h of x नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रैशनल फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ये जो फंक्शन है ये मेरा क्या है जी? रैशनल फंक्शन है, ठीक है जी। अब रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन? ठीक है जी। तो डोमेन में यहीं पे लिख देता हूं जी। अगर ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? आर माइनस वो पॉइंट जहां पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है जी? 0। ठीक है जी। पूरी डिटेल में लिखना चाहें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? थोड़ा मैं और कर देता हूँ। इसको हम ये लिख सकते हैं, आर माइनस एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आर में से हमने उन पॉइंट्स को माइनस करना है जहां पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है जी? 0। ठीक है जी। अब जैसे ये फंक्शन है, मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी डोमेन क्या है, तो अब ये देखो, डिनोमिनेटर मेरा 0 कब है? जब 3 एक्स की वैल्यू 3 है, 3 ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3। क्योंकि अगर x की अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वैल्यू मेरी फाइनाइट आने वाली नहीं है, तो वैल्यू मेरी क्या बन जाती है? इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, 3 के अलावा बाकी सब पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो r माइनस 3, तो आपने r में से उन पॉइंट्स को माइनस करना है जहां पे डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है जी? 0 हो रहा है। ठीक है, ओके। अब एक और स्टैंडर्ड ग्राफ में एक और ग्राफ दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड ग्राफ है, जो ये स्टैंडर्ड ग्राफ मैं बोल रहा हूँ ये सब याद रखने हैं, इनको नहीं भूलना कभी। बहुत काम के ग्राफ हैं ये। वैसे इसका नाम भी है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू 1 बाय x का। और ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय। अब एक चीज देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ बनाए तो हैं, पर इन ग्राफ में एक चीज देखिए, आपने ऑब्जर्वेशन देखो, याद आपने सिर्फ ये वाले ही करने हैं। ये वाले अपने आप आ जाए। अपने आप कैसे आ जाए? अपने आप कैसे आ रहे हैं? अगर आप देखो, हम कर कुछ नहीं रहे, हम एक्स एक्सिस के अलोंग उल्टा कर रहे हैं, इमेज ले रहे हैं। ये देखो,
ये पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला गया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला, एक्स एक्सिस के ऊपर था, इसकी इमेज क्या आ जाएगी, ये इधर देखो, ये ऐसे है तो इसकी इमेज क्या आएगी, ये, और इसकी इमेज ये चलेगी, ये बन गया। अब देखो इस पोर्शन की इमेज क्या हो जाएगी जी, ये आ गई, और ये वाले पोर्शन की इमेज क्या होगी जी, ये बन गया ये ग्राफ। ठीक है जी। तो देखा जाए स्टैंडर्ड ग्राफ जो याद रखने वाले हैं वो अभी तक मैंने ये 4 ही दिए हैं। y = x का ऐसा ग्राफ होता है, y = x² का ऐसा होता है, y = x³ का ऐसा होता है, y = 1/x का ऐसा होता है। अब इस ग्राफ में मुझे बताओ डोमेन क्या है और रेंज क्या है। पहले ग्राफ से देख के बताओ डोमेन क्या है। डोमेन में मैंने R आपको क्या minus बताया, 0, R पॉजिटिव। ठीक है जी, R minus 0. r - 0 बिल्कुल ठीक है। अब देखो डोमेन में हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे शैडो लेते हैं, हम एक्स पे शैडो ले रहे हैं, तो मेरा ये पोर्शन कवर होगा। हम इधर से एक्स पे शैडो ले रहे हैं तो मेरा ये पोर्शन कवर होगा। पर इस पूरे पोर्शन में मेरा एक यहाँ पे बीच वाला पॉइंट जो 0 है वो कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो कर्व है ये कभी इसको टच नहीं करेगी, ये इसके साथ साथ ऐसे चलती रहेगी पर इसको कभी टच नहीं करेगी। अगर इसको टच नहीं करेगी तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा तो उसकी शैडो नहीं बनने वाली। तो मतलब शैडो में सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा, बाकी इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, r माइनस ये वाला पॉइंट क्या चीज है जी, 0। बाकी इस चीज को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। डिनोमिनेटर 0 कब है, जब मेरा x 0 है, तो डोमेन मेरे पास क्या होगी जी, r - 0। डोमेन क्लियर है जी, यस सर। ओके जी। अब रेंज बताओ जी, हाँ जी रेंज क्या होगी इसकी, -0 ही होगा। R R minus. -0। अब y पे भी अगर हम शेडो लेंगे तो ये y भी कवर हो जाएगी, इधर की शेडो से ये कवर हो जाएगा, पर ये पॉइंट मेरा कभी भी कवर नहीं होगा। तो जो रेंज होगी वो भी मेरी क्या होगी जी, r - 0। इस ग्राफ के लिए भी और इस ग्राफ के लिए, दोनों के लिए मेरा ये सेम है। तो मैं ये सेंटर में लिख देता हूँ दोनों के, क्योंकि ये दोनों ग्राफ के लिए मेरा सेम है। इतनी चीज क्लियर है जी, Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले आप इसी में ही काम करते हैं, हम डोमेन की बात करता हूँ। क्वेश्चन है जी मेरा, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की आपने डोमेन बताना। फर्स्ट फंक्शन दे रहा हूँ -2x + 3, ठीक है जी, मैं f(x) की टर्म में लिख देता हूँ, -2x + 3 f(x) = x³ - x5 + 7, ठीक है जी। थर्ड मैं ले लेता हूँ जी, f(x) = 2x - 3/x - 1। फोर्थ मैं ले लेता हूँ, f(x) = x 2x - 1/x² + 5x - 6, ठीक है जी। तो फिफ्थ मैं ले लेता हूँ, f(x) = x - 2/x² - 4। सिक्स्थ मैं ले लेता हूँ, f(x) = x² - x - 6/x² + 5x + 6, ठीक है। ये 6 फंक्शंस हैं जी, हमने इनकी डोमेन निकालनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है बेटा जी, यस सर। ओके। फर्स्ट पार्ट बताओ जी, डोमेन क्या है। R. सभी यही कह रहे हैं आर, किसी ने कुछ और भी कहना है। जो आंसर दे रहे हो साथ में मुझे उसका रीजन भी बताओ। सर पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल बिल्कुल फिट है. ठीक, ये बात ही खत्म है। मैंने आपको क्या कहा है, आपने रिजल्ट याद रखना है हमेशा, ठीक है जी। कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है, अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसकी डोमेन हमेशा आर है, सोचना ही नहीं है।
तो फर्स्ट पार्ट में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या जी आर, रीजन हमारा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड पार्ट बताओ जी डोमेन क्या है R. R. आर, बिल्कुल ठीक जी, सोचना ही नहीं। रीजन क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफाइंड एवरीवेयर, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा आर रहेगी। थर्ड, फंक्शन की डोमेन बताने से पहले बताओ ये कौन सा फंक्शन है। Rational. Rational function. रैशनल फंक्शन। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, दो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये मेरा रैशनल फंक्शन है। इनफैक्ट अगर आप देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये चारों किसके एग्जांपल्स हैं, रैशनल फंक्शन। Function. ठीक है। अब रैशनल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, आर माइनस वो पॉइंट जहां पे मेरा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है। तो कभी भी रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम वो देखेंगे कि डिनोमिनेटर मेरा कहाँ पे 0 है। जिस भी पॉइंट पे डिनोमिनेटर मेरा 0 है उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे जी, आर में से माइनस कर देंगे। क्लियर है जी। तो थर्ड पार्ट मैं पूरा लिख लेता हूँ, अगर लिखना भी है क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, तो उनको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी साथ में लिखना है। अब ये चीज है तो लिखो जरा, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइंड नहीं है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, आर माइनस 1। ठीक है। बाकी लिखने का तरीका है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, सीधा आप पूरा नहीं लिखना चाहते, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1, तो डोमेन ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या आएगी जी, r माइनस 1। ठीक है। या फिर ये कह लो कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 फॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर x इज इक्वल टू 1। तो बस ये चीज है जी, इस तरह से लिख लो, दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी। फोर्थ Yes. पार्ट करो जरा, फोर्थ पार्ट। R minus 6 comma 1. माइनस एक्स कॉमा 1, बिल्कुल ठीक जी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, डिनोमिनेटर के क्या बना लो जी, फैक्टर। तो जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, x प्लस 6 एंड x माइनस 1। हाँ जी, फैक्टर बनाने तो सबको आते हैं ना। यस सर। ओके जी। तो डिनोमिनेटर मेरा 0 कहाँ पे है, हाँ जी कब 0 है, Minus 6 or 1. तो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 4 तब है जब x की वैल्यू या तो माइनस 6 है या फिर 1 है। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, r माइनस 6 कॉमा 1। क्लियर है जी। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिफ्थ पार्ट में फंक्शन देखो हमारा क्या दिया हुआ है जी, ये नीचे वाले के फैक्टर बन रहे हैं, देखो X क्या बन रहा है minus फैक्टर, 2 x plus 2. x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो देखा जाए ये टर्म और ये टर्म हमारी आपस में क्या हो रही है जी, कैंसिल। कैंसिल। ठीक है। तो मुझे बता सकते हो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, क्या R आएगा जी, minus 2. r माइनस 2। हाँ जी, सारे स्टूडेंट को यही आ रही है, हाँ या ना तो बोल दो Yes, जल्दी sir. से। अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत है, इस फंक्शन की ये डोमेन नहीं है। So my सही ultimate डोमेन qualitative रहेगा. सही डोमेन है -2 एंड 2। जब भी डोमेन निकालनी है तो सिंपलीफाइड फॉर्म को मत देखो, ओरिजिनल फॉर्म को देखो। ठीक है। दूसरी चीज, एक्चुअल में जो आप सिंपलीफाइड फॉर्म से भी निकाल सकते हो, पर ये सिंपलीफाइड फॉर्म जैसे मैंने लिखी है तो ये भी पूरी करेक्ट नहीं है। मैथ्स के अंदर याद रखो, कभी भी आप 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, याद रहेगी ये चीज। कभी भी हम 0 से 0 को कैंसिल हम नहीं कर सकते, हम हमेशा
नॉन जीरो फैक्टर्स को ही कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर मैं इससे और इससे इस कैंसिल कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो इसकी वैल्यू है ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये जो वैल्यू है ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर हम ये चीज कर देते हैं तो मतलब मैं साइड पे एक चीज मेंशन कर रहा हूं, एक्स मेरा 2 नहीं है, क्योंकि अगर एक्स 2 है तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, मैं 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये जो रिजल्ट मेरा वैलिड है वो मेरा इस चीज के लिए वैलिड है। अगर मैं साइड पे ये लिख रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू 2 तो मतलब मैं 2 को पुट नहीं कर सकता, तो मैंने डोमेन से वो पॉइंट निकाल ही दिया है, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरी ये चीज आएगी ही आएगी। ये चीज क्लियर है जी? तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? Yes. Yes, sir. 6th पार्ट में देखो क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आप ऊपर फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 और नीचे क्या बनेंगे जी, अगले यहीं लिख देता हूँ, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 और नीचे के फैक्टर क्या है, x प्लस 2 एंड x प्लस 2। अब देखा जाए ये दो चीजें मेरी कैंसिल हो रही हैं, पर अगर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि हमने कैंसिल करना जरूर है ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है? तो पर मैं साइड पे क्या लिख दूंगा कि मैं कैंसिल तभी कर सकता हूं जब ये जो चीज है ये मेरी नॉन जीरो, और ये नॉन जीरो कब होगी, जब x मेरा -2 नहीं हो। अब नीचे देखो, नीचे क्या बचा, x प्लस 3। अगर नीचे x प्लस 3 है तो x प्लस 3 भी मेरा जीरो नहीं हो सकता। तो रेंज मेरी क्या होगी, सॉरी डोमेन क्या होगी जी, r माइनस क्या आएगा जी, -2 -3। समझ में आ गई ये बात? Yes. ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, और वो क्वेश्चन के आंसर्स भेज देना। हाँ जी बेटा, आज